हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे 4 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स जो कि न्यूज़पेपर में आए हैं एंड मेजरली फॉलो करेंगे आज हम द हिंदू को ही, ठीक है। एंड उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि कॉन्टेक्स्ट क्या है न्यूज़ का, एंड उसके अलावा हमारा जो करंट अफेयर होता है देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसका आंसर। डिटेल्ड आंसर्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप या जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जो कि अब 2026 यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और न्यू स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि हमारे पास एक प्रोग्रेस ट्रैकर है जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लानर ऑलरेडी बना के दिया गया है। तो अब इसका फ्रंट पेज में अगर आपको खोल के दिखाऊं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको टॉपिक्स, सब टॉपिक्स दिए गए होते हैं, ठीक है। जैसे अब ये हिस्ट्री का है तो यहाँ पे आपको टॉपिक का नाम दिया गया है, सब टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं। प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए आपने कैसे कैसे पढ़ लिया है एक चेक बॉक्स पे दिया गया है, तो इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो एंड इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो चलो अब शुरुआत करते हैं पहले न्यूज की। सो बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज विद एडेड आयरन टू हिट इंडिया मार्केट सून। सो इसका कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या है? कॉन्टेक्स्ट इज कि हमें जो न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड करना है, ठीक है, जिसके अंदर मेजरली सरकार क्या टारगेट करती है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सभी को अवेलेबल रहे एंड जो मैल न्यूट्रिशन का आइडिया है उसको इराडिकेट किया जा सके, मैल न्यूट्रिशन जो एग्जिस्ट करती है। सो इसके अंदर क्या किया जाता है कि कोई भी हमारे पास क्रॉप होते हैं, जैसे मेजरली हमने सिर्फ राइस से शुरू किया था। सो आइडिया इज कि अब राइस के अंदर ऑटोमेटिकली आप जेनेटिकली मॉडिफाई करके ऐसा कुछ डाल दीजिए, जैसे विटामिन ई के लिए हमने डाल दिया था, ठीक है। सो विटामिन ई वाले प्रोसेस से क्या होगा, राइस को जो भी कंज्यूम करेगा, उन्हीं फोर्टिफाइड राइस को जो कंज्यूम करेगा, सो एज अ रिजल्ट विटामिन ए ऑलरेडी उसकी बॉडी में आ जाएगा, ठीक है। सो अब इससे क्या होगा, जो विटामिन ए से रिलेटेड जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उसको एडिशनली अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता उसे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सेम ही चीज यहाँ पर पोटैटोज के लिए हो रही है। पोटैटो अनदर क्रॉप जो कि इजीली अवेलेबल होती है, कोई भी व्यक्ति आप कह सकते हो बीट लो इनकम ग्रुप से होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन से होता है, इवन अमीर से अमीर व्यक्ति भी इसको अफोर्ड कर सकता है खाने के लिए, है ना। सो अब इसका आइडिया यही है कि बायो फोर्टिफाइड पोटैटो। सो बायो फोर्टिफाइड की जब बात आती है उसके अंदर 3 प्रोसेसेस होते हैं और वो 3 क्या होंगे मैं जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगी तब आपको बताऊंगी, उनको इंक्लूड किया जाना है। सो बायो फोर्टिफाइड जो पोटैटोज होंगे उसके लिए भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि रिसर्च सेंटर जो है वो आगरा वाली साइड पे ही बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसिंग बेल्ट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वहीं से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी के लिए भी आप इसको बेटर क्वालिटी ऑफ पोटैटोज जो है, पोटैटोज इंक्लूडिंग स्वीट पोटैटोज, ठीक है, तो वो सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो उन्होंने ये चीज भी नोटिस की है कि मेजरली जितनी भी नेशंस हैं, इंपॉर्टेंट नेशंस, इंटरनेशनल कंपनीज जो की हैं, अब वो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप से हो गई, वो पोटैटो फर्म्स जो है वो इंडिया के अंदर इंक्रीजिंगली यहाँ पे इन्वेस्ट भी करना चाहती हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट, है ना। तो क्यों ना हम जो बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज है जिनको ऑलरेडी पायलट रन हो चुका है बाकी सारे नेशंस के अंदर, सो इन दैट केस ऑल्सो कि पेरू के अंदर जब इसका स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो पायलट रन हो चुका है, तो अब इंडिया में इसको लेके आने की बात की जा रही है, राइट। तो अब इसमें हेल्प क्या मिलेगी, सरकार को भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। कैसे मिलेगी कि हम मिड डे मील में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जहां पे फूड प्रोक्योरमेंट से रिलेशन चीजें हैं उस चीज में इसका फायदा हो सकता है। इवन के जो फार्मर्स हैं उनको सीड्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पे कराए जाने की बात की जा रही है ना, तो वो चीज भी हो सकती है। तो जो एक CIP करके रीजनल सेंटर होगा इसको इस्टेब्लिश किया जाना है, कहां पे, आगरा में ही बोला जा रहा है कि इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। एंड कोऑर्डिनेटिंग कमिटी इसके अंदर होगी जिसके अंदर अब सेक्रेटरीज ऑफ एग्रीकल्चर होंगे इंडिया, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। तो टोटल हम देखें आसपास इंडिया नेबर्स जो इंपॉर्टेंट नेबर्स हैं जो कि अब आप कह सकते हो इतना ज्यादा डेवलप नहीं है या डेवलपिंग फेज में ही है करंटली, तो उनके लिए भी यहाँ पर ये जो CIP करके हमारे पास जो हेडक्वार्टर्स या आप कह सकते हो रिसर्च सेंटर है आगरा के अंदर इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। तो इससे जुड़ा सवाल देखते हैं कि फोर्टिफिकेशन ऑफ अ क्रॉप। सो यहाँ पर ना माइंडेटिव वर्ड फोर्टिफिकेशन है, बायो फोर्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। सो फोर्टिफिकेशन ऑफ अ क्रॉप इंक्लूड्स एडिंग माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इन द क्रॉप्स बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशंस। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि एग्रोनॉमिक बायो फोर्टिफिकेशंस इंक्लूड्स फोलियर फर्टिलाइजेशन। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कैसे? अब फोर्टिफिकेशन और बायो फोर्टिफिकेशन दोनों अलग चीजें हैं। फोर्टिफिकेशन होती है कि जब हम खाना हार्वेस्ट कर चुके हैं, कोई भी फूड प्रोडक्ट है उसे हार्वेस्ट कर चुके हैं, उसके बाद जब वो प्रोसेसिंग के लिए जाता है ना, उसके बाद उसके अंदर हम वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं, तो वो फूड प्रोसेसिंग के टाइम पे ऐड किए जाते हैं, ठीक है। बट जब हम बायो फोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो बायो फोर्टिफिकेशन के अंदर हमारे पास 3 तरह के प्रोसेसेस आते हैं जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, ठीक है, जैसे हमने राइस के केस में देखा था। देन प्लांट ब्रीडिंग होती है। प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है कि अब हमारे पास हमने पीज का एग्जाम्पल
एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, जिसके अंदर हम हाइब्रिड क्रॉप्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हम HYV सीड्स की बात कर रहे हैं, या फिर राइस के केस में भी हमने अगेन देखा था कि हाइब्रिड करके हमने क्रॉप का एक नया ऐसा कोई जीन जो है एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो पाई, ठीक है। तीसरा प्रोसेस आता है हमारे पास एग्रोनॉमिक अप्रोचेस। इसके अंदर क्या होता है कि कोई मिनरल फर्टिलाइजर है वो डाल दिया सॉइल के अंदर, ठीक है, ताकि जब हमारे पास हार्वेस्ट हो वो अब उसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट कोई भी अवेलेबल हो। देन आता है हमारे पास फोलियर फर्टिलाइजेशन। अब फोलियर फर्टिलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि किस तरीके की फर्टिलाइजेशन हो रही है। फोलियर फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन वर्ड है ना, ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। फोलियर मीन्स यहाँ पर लीव्स के ऊपर से ही स्प्रेड कर दिए हमने ऐसे फर्टिलाइजर्स, जिस वजह से वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराए जा सके। तीसरी चीज है प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमने ऑलरेडी यहाँ पर इनकलकेट कर दिया सॉइल के अंदर, सो उसी के अकॉर्डिंगली, ताकि सॉइल जो है एनरिच हो जाए न्यूट्रिएंट्स के साथ, तो हमारा जो हार्वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या इवन की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर अगर आप टारगेट कर रहे हो, वो भी उसके अंदर या सॉइल के अंदर ऑटोमेटिकली या हमारी क्रॉप की हार्वेस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली वो आ जाए, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो फोर्टिफिकेशन एंड बायो फोर्टिफिकेशन के अंदर अलग अलग मतलब है। ट्रेडिशनल फोर्टिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है वो फूड प्रोसेसिंग के अंदर ही यूज किया जाता है, मेजरली मिल्क, जिसको ट्रेडिशनली फोर्टिफाई किया गया ताकि वो विटामिन डी अब उसके अंदर आ सके, ठीक है, प्रोसेस उसको इस हिसाब से किया जा सके। देन फिलीपींस प्रेसिडेंट टू विजिट इंडियाज टू साइड्स लुक टू डीपन मैरीटाइम टाइज। तो इसके पीछे को कॉन्टेक्स्ट एज सच कुछ नहीं है। कॉन्टेक्स्ट में अब हम क्या समझना चाहते हैं कि इंडिया और फिलीपींस के रिलेशंस, ठीक है। सो इंडिया फिलीपींस के रिलेशंस या पैसिफिक वाली साइड, पैसिफिक नेशन की तरह ही है, आइलैंड नेशन ही है हमारे पास फिलीपींस, तो आपस में ऊपर से हम कहीं साउथ चाइना सी वाली साइड पे इंडिया पे थोड़ा सा अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो उसी तरीके से एक प्रेजेंस बनाने की का तरीका है। तो वहां पे उनके जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया में 5 दिन के दौरे के लिए आए हैं। उसके अलावा अब जो इंडियन हमारे पास जो शिप्स हैं, नेवल वेसल्स हैं, वो भी अब फिलीपींस गई हैं, ठीक है, August 1 को, टू कंडक्ट अ जॉइंट पेट्रोल ऑफ वेस्ट फिलीपींस सी विद द फिलीपीन नेवी, ठीक है। तो आर्म्ड फोर्सेस जो है फिलीपींस के चीफ जनरल, ये सब कुछ अब इंडिया के साथ मिलकर अब क्या है, जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज को अब यहाँ पर कंक्लूड करेंगे इन द नेक्स्ट 2 और 3 डेज, ठीक है। सो वो अब आज 4th है तो मे भी हो गई होगी, ठीक है, फॉर द 3 डेज, August 1 से लेके 3rd या 4th तक के थी। देन विच अमंग द फॉलोइंग आइलैंड्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द साउथ चाइना सी? स्प्रैटली आइलैंड्स, पार्सल आइलैंड्स, मारियाना आइलैंड्स या स्कारबरो शोल। तो शोल का मतलब पता है क्या होता है? जहाँ पे फिशेस बहुत ज्यादा अवेलेबल होती हैं, ठीक है। सो ये जस्ट एक इंपॉर्टेंट वोकैब का वर्ड है, अगर आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो आने वाले टाइम में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है ऑप्शन नंबर सी, मारियाना आइलैंड। सो मारियाना ट्रेंच से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है, कि जैसे पार्सल आइलैंड्स है हमारे पास, स्प्रैटली आइलैंड्स है, स्कारबरो शो जो है ये हमारे साउथ चाइना सी के अंदर ही फॉल करते हैं। बट अगर हम मारियाना आइलैंड्स की बात करें वो थोड़ा सा हटके है, तो आपको यहाँ पे माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया की पता लग गया कि क्या अब हमारे पास डिफरेंशिएशन एक्स्ट्रा दी गई है। एंड देन मेलेनेशिया, कौन से आइलैंड्स इसके अंदर फॉल करते हैं, तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, बट आपको पीडीएफ जब टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये सेव हो जाएगा। Then Central Nod to increase CISF strength, 58,000 personnel to be recruited over the next 5 years. So as a UPSC student आपको पता होना चाहिए CISF क्या है, क्या ये पार्ट है CAPF का, ठीक है। वैसे उसका आंसर आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में मिल ही जाएगा, बट चलो आपको मैं न्यूज का बता देती हूँ कि ऑटोमेटिकली अब इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ऑपरेशन सिंदूर से ही आता है, ठीक है। उसके बाद अब क्या है कि इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो कंटिन्यूसली एनहांस करने की बात की जा रही है। विद रिस्पेक्ट टू दैट, इसी चीज को गवर्नमेंट ने एंटिसिपेट करते हुए कहा कि अभी हमारे पास जो CISF के पर्सनल्स हैं 1.62 लाख के आसपास है, ठीक है। तो क्यों अभी जो हमारे पास जो सीलिंग है वो 2 लाख की है, तो ऑटोमेटिकली आप लगा लीजिए समवॉट हम डेफिसिट में ही चल रहे हैं कि 2 लाख हम रख सकते हैं, बट हमने 1.62 लाख ही रखे हैं, ठीक है। तो अब सरकार ने बोला कि सिंस जो CISF है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर ऑपरेट करती है, ठीक है, तो उन्होंने यही चीज बोली कि 2 लाख से ना बाहर इंक्रीज करके 2.2 लाख करवा दिया गया, ठीक है। एंड इसी के लिए सिंस अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी काइंड ऑफ कंसिडर कर सकते हो या एक स्टैट्यूट के तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया है, तो अब इसके लिए अब कोई भी लॉ जब एस्टैब्लिश होता है उसके अंदर अमेंडमेंट होती है या कोई चेंजेस होते हैं, उसके लिए प्रेसिडेंट की असेंट की रिक्वायरमेंट होती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि प्रेसिडेंट जो है वो आर्म फोर्सेस के, अब आप कह सकते हो सुप्रीम लीडर है इंडिया के केस में, ठीक है, तो एक तरह से आर्म फोर्स ही है ये भी, ठीक है, बट ऑपरेट 2 होम मिनिस्ट्री के अंडर कर रही है। तो इन दैट केस ऑल्सो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की असेंट या उनकी नॉड की रिक्वायरमेंट थी, उनकी येस की रिक्वायरमेंट थी, जो ले ली गई है। तो अभी जो बार है 2.2 लाख तक रेस कर दिया गया, यानी कि 2,20,000 पर्सनल CISF में अब भर्ती हो सकते हैं। तो अभी जो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 58,000 जो जवान है वो इसके अंदर अब होंगे इन द नेक्स्ट 5 years रिक्रूट,
ठीक है, तो बेसिक आइडिया आपको बता दिया गया है। सो अब प्रेसिडेंट जो है उन्होंने सैंक्शन कर दिया है एनहांसमेंट इन द फोर्स ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ द सीलिंग स्ट्रेंथ, जो कि अब बढ़ा दिए जाएंगे। अब 14,000 पर्सनल्स जो है वो रिक्रूट किए जाएंगे ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, एंड एक और कॉन्टेक्स्ट इसका था, सिंस अब हमारे पास लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है, छत्तीसगढ़ लीडिंग है उसके अंदर, तो उसके अंदर भी एक अल्टीमेटम दे दिया गया है कि बाय द टाइम ऑफ अप्रैल 2026 इनका यहाँ पर पूरा ऐसे सफाया होना जरूरी है एंड सफाया किया जाएगा। ठीक है, सो सीआईएसएफ की अब डिप्लॉयमेंट की बात की जा रही है, उसको भी आगे अब क्या है इंपॉर्टेंट जगहों पे, जैसे हमारे पास एयरपोर्ट्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, इन सब के ऊपर होती थी, बट अब उनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो ऑलरेडी और बढ़ा दी गई है। न्यू लोकेशंस कौन सी हैं? पार्लियामेंट हाउस है, अयोध्या एयरपोर्ट है, नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट हजीराबाग में जो है, देन द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के अंदर, बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जवाहर थर्मल प्रोजेक्ट इन ईटा एंड ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट इन मंडी। यहाँ पर इनकी डिप्लॉयमेंट अभी नई की गई है, पहले नहीं होती थी बट अब नई नई जगहों पर इनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, सो अब इससे जुड़ा सवाल देखते हैं। द CISF operates under the Ministry of Home Affairs. I already told you that. CISF ceiling strength will now be 2.2 lakhs. तो मैंने दोनों आपको चीजें बता दी हैं, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाती हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बन जाता है। डिटेल्ड आंसर्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को, या जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसको फॉलो कर सकते हो। देन 140 पीपल ऑफ PVTGs निकोबारी ट्राइब टू ज्वाइन अंडमान पुलिस। सो अब इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट इज कि हमारे पास जो PVTGs हैं, ठीक है, PVTGs को रिकॉग्नाइज जब किया गया, मतलब वो सोशली इकोनॉमिकली बिल्कुल, अब आप कह सकते हो कि साउंड नहीं है यहाँ पर, है ना, कि वो अपने आप से अपने बैकग्राउंड को एनहांस नहीं कर सकते। तो थिंग इज कि उनको एक स्कीम्स के थ्रू या तो आप अपलिफ्टमेंट दे सकते हो, प्लस सेकंड चीज इज कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो ताकि वो जॉब्स को ले सके। सो अब ये जो सेकंड एस्पेक्ट है ना, अब क्या होगा, इस वजह से ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ जुड़ेंगे। सो बेसिक आइडिया यहीं पे यही है कि उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ जोड़ा जा सके। सो अब अंडमान पुलिस को वो ज्वाइन करेंगे, जो कि अब 140 पीपल है निकोबारी ट्राइब के, जो कि अंडमान पुलिस को यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं। अब अंडमान एंड निकोबार पुलिस में एज अ ग्रेजुअल इंटीग्रेशन इन पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो PVTGs जिसमें ओंगे, ग्रेट एंडोनिमीज या निकोबारी जो है वो होम गार्ड वॉलंटियर्स की तरह यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एंड PVTGs सच एज शोम्पन्स एंड जरावास, ये भी यहाँ पर बीच में इंक्लूडेड ही है 140 पीपल के अंदर। इन 140 के अंदर एक विमेन तो है ही है। ठीक है, सो अब हाँ, एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे करनी थी, मुझे भूल गया कि अब जो जुलाई मंथ के हमारे पास करंट अफेयर्स है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनकी कंपाइलेशन भी अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पे, ऑलरेडी वो पिन कर दी गई है, या वेबसाइट पे जाके भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑटोमेटिकली यहाँ पर डलवा दूंगी। ठीक है, सो अब नेक्स्ट अब इससे जुड़ा सवाल हम देख लेते हैं, क्योंकि सिंस PVTGs की बात हो रही है तो टाइम एंड अगेन मैं आपको रट्टा दिलवाना चाहती हूँ कि एटलीस्ट कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना, आपको आइडिया हो जाए कि कैसे कैसे है। सो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स PVTG एंड स्टेट्स: लोधा, मणिपुर, राइंग, वेस्ट बंगाल, माराम, नागा, त्रिपुरा। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड। तो जब हम बात कर रहे हैं, हमारे सबसे पहले ऑप्शन थी लोधा, तो लोधा जो आते हैं हमारे पास वेस्ट बंगाल के अंदर आते हैं। कहाँ है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, लोधा वेस्ट बंगाल के अंदर आते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारी थी राइंग, राइंग जो है मणिपुर के, जो हमारा मरम नागा है वो मणिपुर है। देन त्रिपुरा के अंदर आते हैं हमारे राइंग। ठीक है, सो इसी तरीके से ये तीनों का आपको आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से दे दिया गया, तो नॉन ऑफ देम आर करेक्टली मैच, तो ये हमारा करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, सिंस अब ये इंडिविजुअल है, जैसे मणिपुर हो गया सिंगल PVTG है, तो इसको तो आपको याद रखना ही चाहिए। देन हमारे पास त्रिपुरा आता है, एक सिंगल है। सो उसी के अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत यहाँ पर रिलेट कर सकते हो कि जिस चीज के अंदर एक एक हमारे पास PVTG रिकॉग्नाइज है, एटलीस्ट वो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, देन स्टॉप सेलिंग चाइना मेगा डैम बोगी टू पुश सियांग प्रोजेक्ट। तो सियांग प्रोजेक्ट के ऊपर ना टाइम एंड अगेन सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है, सो अब आइडिया इज कि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमारा सियांग प्रोजेक्ट है। सियांग प्रोजेक्ट कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है। एंड इसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? दो कंट्रीज के ऊपर, इंडिया एज वेल एज हमारा जो बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों सरकारें जो है थोड़ा सा दिक्कत में तो आ रही हैं। दे ऑल वांट टू क्वेश्चन चाइना, बट अब उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसके ऊपर पहले रिकॉग्निशन की रिक्वायरमेंट है। एंड रिकॉग्निशन तभी होगी जब डेटा चाइना की तरफ से आएगा, एंड डेटा मांगने के लिए यहाँ पर जो है एक प्रोसेस लगेगा, दैट इज अ डिप्लोमेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला कि चाइना को प्लान जो उन्होंने बनाया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का यारलिंग सांगपो इन तिब्बत टू पुश अहेड विद द प्रपोज्ड 11,500 मेगा वाट प्रोजेक्ट इन द सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन द सियांग रिवर, कि आप उसके ऊपर
पुश तो मत कीजिए सबको कि हाँ बहुत वाहवाही तो हो गई, बट एटलीस्ट उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होने वाले हैं उसके बारे में तो जानो, उसका डेटा भी तो लेने की कोशिश करो यहाँ पर कि अब जो यालंग जो टांगस्पो है या सांगपो है सॉरी, अपर स्ट्रीम है ऑफ द सियांग जो कि अरुणाचल प्रदेश से फॉल मतलब निकलती है। तो इससे बेसिक आइडिया उनका यही निकलता है कि हो सकता है कि फ्लडिंग के थ्रू, यानी कि अब जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी है हमारे पास, है ना, उसके अकॉर्डिंगली अभी जब मिशन सिंदूर हुआ या ऑपरेशन सिंदूर हुआ हमारे पास, तो हमने क्या किया था, हमने जो पानी है वो रोक दिया था, ठीक है। सो अब उसी तरीके से एकदम से फ्लडिंग के हमने मतलब डिप्लोमेटिक टाइज है क्या, वाटर के तरीके से ही एक तरह से बदला लिया था पाकिस्तान से, ठीक है, इन द नेम ऑफ सेइंग के सिल्टिंग क्लियर हो रही है, ये सिल्ट को क्लियर कर रहे हैं हम। तो इसी तरीके की जो अपॉर्चुनिटी है वो चाइना के पास भी आ सकती है कि वो एकदम से पानी रिलीज भी कर सकता है, एकदम से पानी रोक भी सकता है। सो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि फ्लड के केसेस में अगर हम देखें तो मैक्सिमम काफ़ी सारी जनता जो है शाम से उनको रीलोकेट करना पड़ सकता है, एकदम से फ्लड आ जाए तो बहुत सारी जनता मर भी सकती है। सो अब इसके ऊपर आप जो है इस आइडिया को सेल करने की कोशिश या अप्रिशिएट करने की कोशिश मत करो चाइना को, बट उसके पीछे की जो अब बैकड्रॉज है या ड्रॉबैक्स है उन चीज़ को भी देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इससे जुड़ा सवाल क्या है, विच ऑफ द रिवर्स बिलो आर नॉट द साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, कोपिली, पगलादिया, दिगारू, ऑल ऑफ द अबव, नॉट द साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अब अगर आपको पता लगे नॉर्थ बैंक एंड साउथ बैंक की ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो ब्रह्मपुत्र की कौन सी हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पता लग जाएगा। नॉर्थ बैंक एंड साउथ बैंक ही क्यों यहाँ पर बोला गया, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे खुद बताना, ठीक है। अगर नहीं आता है कोई आंसर तो कल की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बताऊंगी कि नॉर्थ बैंक या साउथ बैंक क्यों होता है, यहाँ पे ईस्ट एंड वेस्ट ट्रिब्यूटरीज क्यों नहीं होती है। देन नेक्स्ट है हमारे पास, चाइना रशिया स्टार्ट 3-day जॉइंट नेवल ड्रिल्स इन द सी ऑफ जापान। सो अब इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है सी ऑफ जापान, ठीक है। सो जापान के साथ अब चाइना का टाइम एंड अगेन, चाइना हो या रशिया हो, टाइम एंड अगेन हमें यही चीज देखने को मिलती है कि कुछ ना कुछ टसल है ही है इंटरनेशनली, ठीक है। सो जापान के साथ मिलकर यहाँ पे आप कह सकते हो या यूएसए जो है उसका इम्पैक्ट सी ऑफ जापान के अंदर ज्यादातर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जब हम मैपिंग डिस्कस करेंगे तो जियोपॉलिटिकली मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें भी बता दूंगी, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली अब रीजनली उन्होंने बोला है कि हम रीइंफोर्स करना चाहते हैं, काउंटर बैलेंस व्हाट दे सी अ यूएस लेड ग्लोबल ऑर्डर, कि जो जापान सी ऑफ जापान है वहां पे यूएसए का इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली अब रशिया ने और चाइना के साथ मिलकर 3 दिन का जॉइंट नेवल ड्रिल शुरू किया है, कहाँ पे, व्लादिवोस्टॉक करके एक पोर्ट है रशिया का, वहां से, और ये 3 दिन के लिए लास्ट करेगी, ठीक है। अब विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर द सी ऑफ जापान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना या जापान। करेक्ट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर सी, चाइना जो है उसका बॉर्डर नहीं लगता सी ऑफ जापान के साथ, ठीक। ये हमारे पास सी ऑफ जापान है, ये हमारे पास चाइना है। सो अब आइडिया यहाँ पर क्या है कि पैसिफिक ओशन में हमें पता है कि यूएस का ज्यादा दबदबा है, एंड मेजरली अगर हम देखें मैप के अकॉर्डिंगली, अगर आप एटलस खोल के भी देखते हो तो इसके बाद यहाँ पर यूएस से आता है, ठीक है। एंड धीरे धीरे अगर हम देखें कि एक तो चलो जापान तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर ही रहा है, जापान जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर ताइवान के केसेस में भी या सर्टेन सिचुएशंस में भी क्या हो रहा है, चाइना के साथ टसल तो चल रही है, रशिया के साथ तो ऑटोमेटिकली चल रही है। अब रशिया जो है उसका यूएसए के साथ हमेशा से टसल चलता ही रहा है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट हमारे पास ये सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर हम थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास ताइवान भी आता है। तो अब क्या होता है कि एक साइड से सीधा कान ना पकड़ो तो घूम के आने की कोशिश की जाती है ना। सो इसी तरीके से अब ताइवान के केस में अगर रशिया तो क्या चाइना अगर कोई एक्शन लेता है, सो विद रिस्पेक्ट टू दैट यूएसए जो है इजीली यहाँ से रीच आउट कर सकता है, जापान यहाँ पे इजीली रीच आउट कर सकता है। तो सी ऑफ जापान को अगर आप बीच में कैप्चर कर लेते हो, साउथ कोरिया की तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डोमिनेंस कहीं ना कहीं दिखती है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है। सो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप एक्ट कर सकते हो इन द फ्यूचर। सो एक तरह से डिप्लोमेसी भी है बट अब पावर शो भी है, ठीक है। पावर का आइडिया कि कौन से एरिया में कौन ऐसे कंट्री रूल कर रही है उसी हिसाब से, है ना, तो थोड़ा सा दिखाना जरूरी होता है। तो रशिया के साथ तो ऑटोमेटिकली हम देख रहे हैं कि सिंस यूक्रेन के साथ वॉर हो गई है, सो तब से वो एनेक्सेशन वाला प्रोसेस जो चल रहा है इसके अकॉर्डिंगली एक तरह से वेस्ट या यूएसए की जब हम बात करते हैं तो वो रूठी हुई है नेशंस काफी ज्यादा, है ना। तो अगर सीज फायर डिक्लेयर नहीं होता आने वाले टाइम में तो रशिया चाइना का जो पैक्ट है वो ऑटोमेटिकली हम देख सकते हैं कि इन द वर्ल्ड एक बिग इम्पैक्ट लेकर आ सकता है आने वाले टाइम में। देन अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन डिस्कस करने पहले हम देख रहे हैं कि वॉल्केनिक इरप्शंस काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। हमने ये भी चीज़ डिस्कस की थी कॉन्टेक्स्ट के तौर पे कि कामचटका रीजन के अंदर अब 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, ठीक है। अब हमने ये भी चीज़ डिस्कस की थी कि वो फॉल्ट लाइन के ऊपर है,
फॉल्ट लाइन के केस में जब मैंने आपको बताया था कि सबडक्शन जोन है, वो सबडक्शन जोन में मैंने आपको ये चीज़ और भी बताई थी कि सबडक्शन जोन में होता है कि जो हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं एस्थेनोस्फेयर के ऊपर, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनमें से जो हैवी है या जो लाइट है, लाइट वाली जो है वो हैवी के ऊपर आ जाती है, सबसाइड कर जाती है। सो इस वजह से हमारे पास एक फॉल्ट लाइन बन जाती है। और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि फॉल्ट लाइन एग्जिस्ट करती है। एंड इसी की वजह से हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे वॉल्केनोज भी बन जाते हैं सबडक्शन जोन के अंदर। वन ऑफ द वॉल्केनोज बीइंग हमारे पास कौन सा है, क्राशिनेनिकोव करके जो वॉल्केनो है, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 400, 450 या 600 साल के बाद अब फटा है, ठीक है, या वो आप कह सकते हो वो इरप्ट हुआ है। एक्टिव वॉल्केनो होने के बावजूद भी ये 450 से 600 साल बाद इरप्ट हुआ है। इसके पीछे का रीजन क्या है हमें अभी तक नहीं पता, है ना। एक्टिव वॉल्केनो तो है बट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिव वॉल्केनो है। क्यों है ऐसा? क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स एक्टिव वॉल्केनो के तौर पे अगर हम देखें तो स्ट्रैटस वॉल्केनो के काइंड में है ये। दो तीन चीजें हैं यहाँ पर, चलो उससे पहले सवाल देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये इरप्ट हुआ है एंड इसकी जो अब ऑल्टीट्यूड है, जो ऐश है या जो लावा है, वो 6000 मीटर्स अबव तक देखी गई, ठीक है, मतलब 6 किलोमीटर तक हम देख रहे हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सवाल क्या है, द क्राशिनेनिकोव वॉल्केनो इज एन एक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो, बता दिया वैसे मैंने आपको। द क्राशिनेनिकोव वॉल्केनो इज अ कॉम्पोजिट बिल्ट अप बाय मेनी लेयर्स ऑफ हार्डन्ड लावा, एश एंड ओवर द वॉल्केनिक मटेरियल, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। तो अब एक्टिव वॉल्केनो तो ये है ही है और एक कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो के तौर पे अगर मैं बताऊं तो ये दो वॉल्केनोज हैं, उनको मिलकर एक वॉल्केनो बना है, ठीक है। सो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक तो स्ट्रैटिफिकेशन है, जैसे हम बोल रहे हैं ना स्ट्रैटो कॉम्पोजिट बताया मैंने आपको, चलो मैं आपको एग्जैक्ट बता देती हूँ। स्ट्रैटो वॉल्केनो हम या कॉम्पोजिट वॉल्केनो की तरह हम इसको कंसिडर करते हैं। तो अब सिंस जैसे सपोज कीजिए कि ये वही वॉल्केनो है, तो पहले इनिशियली वॉल्केनो जो है ना लेयर्स की वजह से बना है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ मैग्मा उसकी सॉलिडिफिकेशन की वजह से हो गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इसको स्ट्रैटो वॉल्केनो बोलते हैं, ठीक है, मतलब लेयर्स के अंदर यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है। एंड सिंस ये अब एक कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो है तो कॉम्बिनेशन ऑफ दो वॉल्केनोज है, टू वॉल्केनोज जो कि एक्टिव थे, उसकी वजह से ये बना है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि एक मेजर क्रेटर होता है, ठीक है, जो कि काफी बड़ा होता है, जो कि अब आप कह सकते हो कि कैल्डेरा है ये, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक वॉल्केनिक इरप्शन हुई, उसके अंदर उसका जो आप कह सकते हो मेजर क्रेटर है ना, वो अपने आप में ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया, अ पार्ट ऑफ इट वाज डिस्ट्रॉयड। बट धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, एक वॉल्केनो तो यहाँ पे कंप्लीटली तो नहीं, हाफ वे थ्रू डिस्ट्रॉय हो गया, बट मैग्मा निकलता रहा निकलता रहा निकलता रहा निकलता और क्रेटर तक पहुंच जाता है, ठीक है। इस वजह से हमारे पास लेयर्स की डिपोजिशन हो गई। इसके बाद क्या होता है, जब दोबारा से इसकी क्रेटर बनता है तो रिलेटिवली जो क्रेटर का साइज है इस साइड पे आप देखोगे कि वो नॉर्मल क्रेटर जो कि कैल्डेरा के केस में होता है उससे बड़े क्रेटर्स होंगे इसके, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉल्केनो की तरह है, बट काफी टाइम बाद, सिंस अब ये क्रेटर कैल्डेरा है तो इसके ऊपर या तो पानी या तो आइस, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ जमा हुआ हमेशा रहता है, नॉट इवन जमा हुआ तो पानी तो एटलीस्ट रहता ही है, ठीक है। सो अब ये थोड़े टाइम बाद या काफी टाइम बाद 450 साल बाद 450 साल के बाद इरप्ट हुआ है, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब वही है। सो अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या होती है कि लेयर्स तो हैं ही हैं, बट अब एक क्रेटर है, उसके अलावा यहाँ पर ना हमें वेंट्स मिल जाते हैं, वेंट्स जैसे ये हैं। अब एक और वेंट हमारे पास ऐसा होगा कि मल्टीपल जगहों से इसका लावा निकलना भी शुरू हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट इसका ये भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रहता है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नाउ एक इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, हाउ डज वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई कंट्रीज बाय इनकम। वर्ल्ड जो बैंक की इनकम ग्रुप है वो बहुत ज्यादा ग्लोबली डेटा के अंदर इंक्लूड होती है, इसी वजह से ये आइडेंटिफाई किया गया है कि वो अपडेट कैसे किया गया है या डिफाइन कैसे होता है, ठीक है। सो अब ये प्रोसेस शुरू होता है 1980 से, जब वर्ल्ड बैंक बन गया। एंड उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों मैं स्टडीज को यहाँ पर कंडक्ट कराना क्यों ना शुरू करूं, क्योंकि हमें जो डेटा है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो वर्ल्ड बैंक को उस टाइम पे इस्टेब्लिश किया गया था विद द आइडिया कि अब वो लोन्स को प्रोवाइड करेगा। तो अभी नहीं लोन्स के बेसिस पे, सिंस अभी हमारे पास डेवलपमेंट हो रही थी उस टाइम पे, इन्हीं लोन्स को देने के बेसिस पे वर्ल्ड बैंक ने क्राइटेरियाज जो रखे वो दो रखे। इनिशियली हमारे पास दो क्राइटेरियाज थे बेस्ड ऑन कि कौन सी कंट्री कितना लोन ले सकती है, एंड ये दोनों के दोनों जो अमाउंट है, लोन किस कंट्री को चाहिए नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से हमारे पास आया लो इनकम ग्रुप, एक आया हमारे पास मिडिल इनकम ग्रुप,
ठीक है। अब ये लोन्स किस बेसिस पे दिए जाते थे हमारे पास, ग्रॉस नेशनल इनकम के बेसिस पे, ठीक है, कि हर एक कंट्री की ग्रॉस नेशनल इनकम कितनी है उसके बेसिस पे। अब ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो उनकी लोकल करेंसी में आएगी, तो उनको इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट्स में यहाँ पर डॉलर में कन्वर्ट कर दिया जाता था। तो उसके बेसिस पे कौन सी कंट्री कितने लोन के लिए एलिजिबल है नहीं है, उसके यहाँ पर दो पार्ट्स कर दिए गए, ठीक है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, वर्ल्ड बैंक से लोन लेने का जो प्रोसेस है जैसे डेवलप्ड कंट्रीज का वो तो कम हो गया, जो डेवलपिंग नेशंस है उनको यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, जो अंडर डेवलप्ड नेशंस है उनको यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी। तो अब उन्होंने बोला कि यहाँ पे अपडेशंस की हमें रिक्वायरमेंट और भी है, हम इन्फ्लेशन रेट को भी यहाँ पर ध्यान में रख देते हैं कि कौन सी कंट्री में कितना इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, ठीक है, कि सिंस डेवलपमेंट होना शुरू हो गई तब उन्होंने बोला कि हम दो और क्राइटेरियाज को इन्वॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अपर हमारे पास आ जाती है हाई इनकम एंड देन अपर मिडिल इनकम एंड हाई इनकम वाली जो हमारे पास कंट्रीज आ गई, ये चार यहां पर इन्होंने इंक्लूड करने शुरू कर दिए, ठीक है। सो अब इन्फ्लेशन के बेसिस पे इनका नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है उसको इन्वॉल्व करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो अभी के हिसाब से जो लो इनकम कंट्रीज हैं $1135 पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे होता है ये, और लेस लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज 1135 टू 4495, सॉरी हाँ, अपर मिडिल कंट्रीज में अब हमारे पास आता है 4496 टू 13935 डॉलर्स, देन हाई इनकम कंट्रीज में मोर देन $13,935 पर कैपिटा इनकम ये निकल रही है। अब उन्होंने ये चीज बोली कि हमने तो जीडीपी के बेसिस पे या पर कैपिटा या इन्फ्लेशन के बेसिस पे अगर हम देख रहे हैं चीजें, तो अब दोनों की दोनों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया कि हमारे पास यहाँ पे जो हमारी इनकम है, नेशनल इनकम निकल के आती है, जीएनआई निकल के आती है, वो प्लस इन्फ्लेशन, इन दोनों को यहाँ पर कैरी आउट किया जाता है। इसके पीछे का आइडिया क्या है कि हमारे पास जो नेशनल इनकम है वो ऑटोमेटिकली हमारी एक साल के बाद निकलती है, ठीक है, एक साल के बाद ही आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। बट जब हम इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं तो वो हमारे पास मंथली डेटा भी आता है, तो मंथली डेटा के बेसिस पे हम इन चारों का अप एंड डाउन, अगर कोई लैडर में होता है, स्ट्रैटिफिकेशन में चेंज होती है या हायरार्की में चेंज होती है, उसको इजीली नोट डाउन कर सकते हैं कि साल के बाद तो हम जीएनआई के बेसिस पे भी निकालेंगे, बट मंथली बेसिस पे हम इन्फ्लेशन रेट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो अब इसके अकॉर्डिंगली अब क्या ये आप मान के चल सकते हो कि 100% तक हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, तो 4 में अगर ये डिवाइड कर दिया है तो हर एक में 25% पॉपुलेशन आएगी। तो उन्होंने ये बोला ये चीज नहीं होती है, ठीक है। उन्होंने बोला कि पहले हमारे पास जो लो इनकम ग्रुप्स थे ना, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 37% कंट्रीज फॉल करती थी, बट जैसे ही हमारे मिडिल, ऐसे आप लगा लीजिए 2010 के आसपास का टाइम निकलता है, 2004 के बाद, यही मिडिल इनकम कंट्रीज जो है, ये जो लो इनकम ग्रुप वाली कंट्रीज हैं, ये हमारे पास लो मिडिल इनकम वाली या मिडिल इनकम ग्रुप वाली कंट्रीज में फॉल करना शुरू कर गई। तो यानी कि अब ये सिर्फ और सिर्फ 10% रह गई, ठीक है। एंड ये 10% से ये जो अब हमारे पास लो मिडिल इनकम ग्रुप वाली कंट्रीज हैं वो 35% बन गई हैं अभी के हिसाब से, जो करंट सिनेरियो उन्होंने बताया। एंड पहले जो लो मिडिल इनकम वाली या मिडिल इनकम ग्रुप वाली कंट्रीज होती थी वो अब 10% थी, जो कि अब 35% हो गई हैं, एंड ये 37% से 10% हो गई है, ठीक है। आपको यही चीज बताई गई है यहाँ पर कि हम ऐसे 25% वाला क्राइटेरिया नहीं रख सकते, या हो ही नहीं सकता वो पॉपुलेशन के हिसाब से पॉसिबल, सेंस अब वेरी करती है कंट्री टू कंट्री चीजें। तो आपको ये चीज उन्होंने बताई कि इनकम थ्रेशोल्ड्स के अकॉर्डिंगली कैसे वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ताकि जो रिपोर्ट्स है उसी हिसाब से निकल कर आ सके। सवाल देखते हैं, यमन एंड सीरिया मूव फ्रॉम मिडिल टू लो इनकम कंट्रीज, ठीक है। 35% of the nations currently falls under the low income countries. So which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ठीक है। तो उन्होंने यही चीज बोली कि यमन और सीरिया जो है ना, पहले वो मिडिल इनकम ग्रुप में आते थे, बट सिंस उसके ऊपर वहां पर प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स आ गई, ठीक है, तो उनकी इकोनॉमी जो है उसका डाउनफॉल होना शुरू हो गया, तो इस वजह से अब वो लो इनकम ग्रुप के अंदर आ गई। देन हमारे जो 35% ऑफ द कंट्रीज हैं वो करंटली हमने क्या देखा था, वो लो इनकम नहीं मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज में फॉल करती हैं, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट बनती है। देन ये आपका होमवर्क आ जाता है कि नए नए जो बिल्स हैं वो कौन से लॉन्च होने की बात हो रही है, एंड स्पोर्ट्स बिल के बारे में हम ऑटोमेटिकली डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा अब आप दोबारा से पढ़ सकते हो। एंड देन हाउ विल द रेलवे टू सायांग, ठीक है, सायांग हेल्प इन द रीजनल कनेक्टिविटी, तो इसके अकॉर्डिंगली अब कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ोगे,
ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इजी है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जगहों के नाम आएंगे, इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ना है, जो जगह है उनके बारे में पढ़ना, देन कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर पढ़ने की आपको ज़्यादा जरूरत है। देन इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी वी हैव एन ऑनगोइंग बैच, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज। कोई डाउट होता है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 1800-890-3043। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sleepy.class@gmail.com। कोई भी डाउट लेक्चर से रिलेटेड होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बिल्कुल ऐसे आराम से अपॉर्चुनिटी है कि आप बता सकते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।